वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम समग्र मांग और उसकी अवधारणा का लास्ट पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप सब उसको देख लेना। और आज लास्ट पार्ट है, इसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, एपीसी और एपीएस में संबंध, एमपीसी और एमपीएस में संबंध, उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति और निवेश फलन। तो ये टॉपिक आपके रह गए हैं। ये टॉपिक जो है आज डिस्कस करके इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे टॉपिकों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एपीसी और एपीएस में संबंध। तो देखिए सिंपल सा है एपीसी और एपीएस में संबंध। देखिए एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब ये एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता क्यों है? तो या जब हमारी कोई इनकम होती है तो क्या करते हैं हम, या तो उसका उपभोग कर लेते हैं या कुछ बचत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम होते हैं इनकम से। तो इस तरह से क्या होता है, एपीसी और एपीएस क्या होता है, 1 होता है। अब इसको अगर प्रूव करने के लिए आ जाए कि आप सब इसका फॉर्मूला बनाए, तो देखिए किस तरह से होता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड को, दोनों तरफ y से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों तरफ को y से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, y इक्वल टू सी प्लस एस डिवाइड बाई वाई इक्वल टू डिवाइड बाई वाई और डिवाइड बाय वाई। ठीक है, तो आप दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो। तो y बाई वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और c बाई वाई हमने इससे पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था कि c बाई वाई का मतलब क्या होता है, एपीसी और प्लस का निशान और s बाई वाई, तो इसका मतलब क्या था, एपीएस। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना आ सकता है। तो ये एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, आपका 1 होता है। ये हमने देख लिया किस तरह से 1 होता है। या तो आप जो इनकम होती है उपभोग करते हैं या कुछ बचत करते हैं। ठीक है, इसलिए 1 होता है। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट हमें देखना था, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक जो देखना था वो ये था कि भाई एमपीसी और एमपीएस में संबंध। ठीक है, तो ये टॉपिक था। तो चलो देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए ये भी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू ये भी 1 होता है। ठीक है, अब यही है। अब आप सबने पिछली वीडियो देखा होगा तो आप सबको क्लियर होगा कि एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। जब हमारी इनकम में परिवर्तन होता है, इनकम बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, उस बढ़ी हुई इनकम को क्या करते हैं, कितनी मात्रा में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। साधारण से शब्दों में कहा जाए तो जो इनकम इंक्रीज हुई है और जो हमने उसके फलस्वरूप अपने कंजप्शन को इंक्रीज किया है, उपभोग को जो बढ़ाया है, उन दोनों के अनुपात को हम एमपीसी कहते हैं। इसी तरह से एमपीएस होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो हमारे बचत में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। ये भी क्या होता है, 1 होता है। फिर से वही रीज़न है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो या तो आप कंजप्शन कर लेते हो, उसका उपभोग कर लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, उसको बचत कर लेते हो। ठीक है, तो इसका फिर से वही रीज़न है। तो अब देखिए इसको भी प्रूफ करना होगा। तो भाई बढ़ी हुई इनकम क्या होता है, डेल्टा वाई होता है। और डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ठीक है, अब वही है कि दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग देने पर अब दोनों तरफ भाग दे दो, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई और डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा है। और ये हमने फॉर्मूला डिस्कस ही कर लिया था। डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई क्या होता है भाई, एमपीसी होता है, और ये प्लस में एमपीएस होता है। तो आप सबको प्रूफ करना है तो आप सब इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध होता है, दोनों मिलाकर 1 होता है। ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो ये आपके 2 टॉपिक हो गए, आप इसको उतार लीजिए। फिर हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए पहले।
टॉपिक देखते हैं, उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये 6 नंबर का आता था, अब शायद 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो अब हो सकता है ये 5 नंबर में आ जाए। तो ये ध्यान रखना कि उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले जब हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, हमने बनाया था, उसमें आप सबने एक शेड्यूल जो हमने कहा था कि बार बार यूज होगा, तो हम पहले उस शेड्यूल को बना लेते हैं जिससे आप सबको समझने में आसानी हो। तो देखिए वो शेड्यूल क्या था, वाई, कंजप्शन और सेविंग, हम इसकी बात करेंगे तीनों की, क्योंकि यहाँ पर उपभोग वक्र और बचत वक्र, एडी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। ठीक, ये तो आपकी इनकम थी, पीछे हमने वीडियो में ये इनकम जो है हमने उसमें डिस्कस किया था। और उसके बाद देखिए कंजप्शन क्या था हमारा, 40, 120, 200 और 280 और 360 और 440, ये हमारा कंजप्शन था। अब होता क्या है कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर मैं सी y में से माइनस कर दूं तो s हमें मिल जाएगा, तो हमें वही करना है, ये इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस का 40 हो गया, ये माइनस का 20 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 20, ये 40 और ये 60, तो ये हमारा सेविंग आ गया। अब इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, सेविंग और कंजप्शन और इन तीनों का एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे ये समझने में आसानी हो। तो देखो डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या करा, एक छोटा सा ये डायग्राम ले लिया और एक ये ले लिया। यहाँ पर हमने I लिख दिया, I, और यहाँ पर उपभोग बचत। ठीक, तो इससे पहले हमने भाई उपभोग वाला डायग्राम बनाया ही है, ये हमारा Y हो गया और ये हमारा कंजप्शन हो गया, उपभोग हो गया। जहाँ पर ये काट रहा है इसको समस्तर बिंदु कहा जाता है। ठीक है, समस्तर बिंदु या इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, और इससे पहले ही वीडियो में हमने क्या करा था कि भाई जो बचत है, जो सेविंग वक्र है, उसको भी डिस्कस किया था, तो बिल्कुल उसी तरह से जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों की समस्तर बिंदु जो है एक ही जगह आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लाइन खींच लिया। ठीक है, तो ये आपका सेविंग हो गया, समस्तर बिंदु। अब यहाँ पर भी समस्तर बिंदु है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है क्या, अब यहाँ पर आप सब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर y इक्वल टू सी, इस बिंदु पर y इक्वल टू सी है। तो ये y इक्वल टू सी कंडीशन कौन सा है इसमें, देखिए शेड्यूल में ये वाली कंडीशन क्या दिखाई देती है हमारी, y इक्वल टू सी। और यहाँ पर y इक्वल टू सी क्या बताता है कि यहाँ पर सेविंग जो है 0 है, जो कि ये आपको समस्तर बिंदु पे यहाँ पर सेविंग वाले में बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सेविंग क्या है, 0 है। अच्छा, इससे ऊपर की जो कंडीशन है आप देखो कि कंजप्शन कुछ भी नहीं है, इनकम कुछ भी नहीं है, फिर भी कंजप्शन क्या है, 40 हो रही है। वहाँ पर सेविंग जो है वो क्या है, माइनस में है। इसको अप बचत कहा जाता है, जो कि यहाँ पर अप बचत, जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि इसको अप बचत कहा जाता है। उसके बाद जो ये से जहाँ पर ये y 0 है वहाँ और कंजप्शन 40 है, तो इसको ऑटोनमस कंजप्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑटोनमस कंजप्शन है वो इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक जो सी बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं, कि मतलब कि आपकी इनकम हो या ना हो, आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं। और आगे देखिए इस शेड्यूल में क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ रहा है, पर कुछ ना कुछ आप सेविंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जो सेविंग है वो भी पॉजिटिव होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं भाई उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति। ठीक है, आप ये मैंने 2 डायग्राम पे बनाया है, इसको एक डायग्राम पे भी बनाया जा सकता है। पहले आप सब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसको एक डायग्राम पे कैसे बनाते हैं। इसको अगर मैं रफ कर देता हूं तो कुछ नहीं करना है, बचत वक्र भी इसी पे बना देना है। ठीक है, बचत वक्र भी इसी पे बना देना है, इसी वाले डायग्राम में। ये मान लीजिए ये चला गया आपका बचत वक्र, ये हो गया आपका बचत वक्र। ठीक, तो अब यहाँ पर एक सिंगल डायग्राम पे भी अगर क्वेश्चन में आ जाए सिंगल डायग्राम पे दिखाइए, तो आपको बचत जो है यहाँ पर दिखा देनी है। तो इसे ये बाकी सारी चीज़ें सेम ही है कि भाई यहाँ पर समस्तर बिंदु होगा, समस्तर बिंदु
ठीक है, किसका, बचत वक्र वाला, और यहाँ पर कंजप्शन वाला। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें वही है कि भाई इससे पहले जो है सेविंग जो है ऋणात्मक है, जो ये कंडीशन शो कर रहा है ऋणात्मक सेविंग, यहाँ पर आकर जीरो हो जाता है, ये जीरो वाला वो हो गया, उसके बाद सेविंग जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये सेविंग आना शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्राप्ति। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है निवेश फलन, तो निवेश फलन को भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे देखेंगे। तो चलिए इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, निवेश फलन। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। अब इसको एक एक करके हम समझ लेंगे। तो आप सब जानते हैं निवेश का मतलब क्या होता है। निवेश का मतलब होता है जब आप पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उस पर कोई व्यय करते हो, खर्च करते हो या उनको प्रतिस्थापित करते हो, ठीक है, तो उसको हम निवेश कहते हैं। देखिए निवेश क्या है कि भाई निवेश से अभिप्राय पूंजीगत वस्तु पर खर्च से है। पूंजीगत वस्तु मतलब मशीन वगैरह या कोई बिल्डिंग का निर्माण करवाना, तो इस तरह की वस्तुएं जो होती हैं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, किसी मशीन वगैरह पे खर्च करना। अब देखिए निवेश के प्रकार, तो मेनली निवेश के दो प्रकार हैं, एक तो प्रेरित निवेश है और एक स्वैत निवेश है। तो प्रेरित निवेश क्या होता है, स्वैत निवेश क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी बहुत बताई थी। अब इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेरित निवेश को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला प्रेरित निवेश। अब प्रेरित निवेश क्या होता है, देखिए नाम से ही समझ लीजिए कि प्रेरित है, मतलब एक तरह से प्रेरणा मिल रही है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या आय बढ़ती है, तो ये प्रेरणा देती है कि और ज़्यादा निवेश किया जाए। साधारण से शब्दों में कहा जाए तो क्या है कि आय के साथ इसका धनात्मक संबंध होता है, मतलब आय बढ़ती है तो ये निवेश बढ़ता है, इसको हम प्रेरित निवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम से समझिए, ये मैं डायग्राम, यहाँ पर आय है, यहाँ निवेश है। तो अब देखिए प्रेरित निवेश में क्या है, डायग्राम इस तरह से बनता है, ये प्रेरित निवेश है। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इनकम है और ये आपका निवेश है, ठीक है, ये इनकम है, ये निवेश है। आपका ये इनकम बढ़ गई, ये y से y1 हो गया, तो देखिए निवेश भी बढ़ गया, ये निवेश I से I1 हो गया, ये निवेश भी बढ़ गया। तो ऐसे निवेश को हम प्रेरित निवेश कहते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, लाभ मिलता है और आय बढ़ती है, तो प्रेरित निवेश क्या होता है, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसको हम प्रेरित निवेश कहते हैं। वहीं पे दूसरा है स्वैत निवेश, जो कि हमने एग्रीगेट डिमांड में जब हमने लिया था तो वो स्वैत निवेश था। स्वैत निवेश कौन सा होता है, स्वैत निवेश वो निवेश है जिस पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि आय कितनी भी हो, वो उस निवेश में कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो स्वैत निवेश देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो ये यहाँ पर आय, यहाँ निवेश। अब इसका डायग्राम ऐसे बनता है, y एक्सिस x एक्सिस। अब देखिए आय मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए आय 100 है तो भी निवेश क्या है, यहीं पे है, और आय 200 है तब भी निवेश क्या है, यहीं पे है। तो कुल मिलाकर निवेश जो है आपकी ऐसे ही बनी रहती है, इसको स्वैत निवेश कहते हैं। निवेश में कोई चेंज नहीं आता है आय के बढ़ने से। आय आप बढ़ाते जाइए, 300 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, लेकिन निवेश जो है फिक्स है। ये आप हमने मान लिया कि ये निवेश 200 करोड़ है, ठीक है, तो ये 200 करोड़ ही निवेश है, चाहे आपकी इनकम 100 करोड़ है, 200, 300, 400, 500, 600 कितने भी करोड़ है, ठीक है, आपका निवेश जो है वो फिक्स है, निवेश में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वैत निवेश कहते हैं। अब इसके बाद इसमें और क्या जानना है, हमें जानना है भाई निवेश के निर्धारक तत्व। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता निर्धारक तत्व क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारे उसमें आते हैं, पूर्ति के निर्धारक तत्व, मांग के निर्धारक तत्व। तो निर्धारक तत्व वो तत्व होते हैं जिससे निवेश में चेंजेस आते हैं, कम या ज़्यादा होता है निवेश, ठीक है, तो हम उसको निर्धारक तत्व कहते हैं। ऐसी मांग के निर्धारक तत्व होता है, किन कारणों से मांग कम ज़्यादा होती है, तो उसे हम मांग का निर्धारक तत्व कहते हैं। तो देखिए निवेश का निर्धारक तत्व में सबसे पहले है पूर्ति की कीमत। अब ये पूर्ति की कीमत क्या होती है, जब आप निवेश करते हो, कोई नई मशीनरी खरीदते हो तो उसकी कितनी कीमत है, या आपने कोई मशीन प्रतिस्थापित की तो उसकी कितनी कीमत है, तो उसको हम पूर्ति की कीमत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पुरानी मशीन थी, आप उसकी जगह नई मशीन ले आए और आपका 10,000 जो है खर्च हुआ, तो ये क्या है, पूर्ति की कीमत है।
अब अगला पॉइंट क्या कहता है, संभाव्य प्राप्ति। अब उससे प्राप्ति कितनी होगी, ठीक है, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप उससे 1200 रुपये की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, उस मशीन से 1200 रुपये की प्राप्ति करते हैं और 200 रुपये जो है उसमें खर्च होता है। वो चाहे किसी भी चीज़ का भाई ले सकते हो, किसी ऑयल से चल रहा है तो ऑयल का खर्चा, किसी भी चीज़ का खर्चा ले सकते हो, 200 रुपये खर्च होता है। तो आपको नेट प्राप्ति मतलब शुद्ध प्राप्ति कितनी हुई, 1000 हुई। अब ये कितने प्रतिशत, आपने पूर्ति कीमत लगाया था 10,000 रुपये, तो 10,000 के खर्चे पे आपको 1000 रुपये की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10% की आपको रिटर्न मिल रहा है, प्राप्ति मिल रही है। तो इसको संभाव्य प्राप्ति कहते हैं। इससे निवेश, ये निवेश का निर्धारक तत्व होता है। जितनी ज़्यादा प्राप्ति होती है उतना ज़्यादा लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। जितनी ज़्यादा प्राप्ति होगी उतना ज़्यादा क्या करेंगे, निवेश करेंगे, ठीक है। तो इसको संभाव्य प्राप्ति कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है निर्धारक तत्व में, ब्याज दर। अब ब्याज दर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप फ्यूचर में और ज़्यादा बड़े उसमें पढ़ेंगे, अभी तो बस छोटा सा टॉपिक दे रखा है थोड़ा सा समझने लायक, कि भाई जैसे जैसे ब्याज दर और निवेश में इन्वर्स मतलब उल्टा रिलेशन होता है। अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश क्या होगी, कम होगी, और अगर ब्याज दर कम होगा तो निवेश क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए अगर ब्याज दर कम होता है तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेकर क्या करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि भाई हम निवेश करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो हम इससे धीरे धीरे लोन भी चुका देंगे, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब ब्याज दर ज़्यादा होता है तो लोग क्या होते हैं, लोन वगैरह लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एक हाई इंटरेस्ट भरना पड़ता है और रिटर्न जो होता है उससे कम होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ब्याज दर, वो लोन कम लेते हैं तो निवेश क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है, ब्याज दर के साथ निवेश का जो है रिलेशन जो होता है वो उल्टा होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब कि अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश कम होगी, और अगर ब्याज दर कम होगा तो निवेश ज़्यादा होगी। तो ये निवेश के निर्धारक तत्व थे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। आज छोटे छोटे कुछ टॉपिक थे जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे। तो ये पूरा जो आपका चैप्टर है इसके संदीप गर्ग के हिसाब से तो ये 7th चैप्टर है, ठीक है। TR जैन, VK होरिया, जिसके पास NCERT होगा वो देख लेना कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो संदीप गर्ग की जो बुक है उसके हिसाब से ये जो है 7th चैप्टर है, तो आज ये खत्म हो जाता है। उसके बाद 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, ये 2 चैप्टर रह जाएंगे। फिर सेकंड टर्म का आपका जो है ये 2 चैप्टर जैसे हम डिस्कस कर लेंगे, सेकंड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसका जब तक एग्जाम आएंगे हम कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।